हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहिणी दुबे आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 में विषय इतिहास की यानी कि हिस्ट्री की एक सीरीज। क्लास 12 में सभी को पता है कि इंडियन हिस्ट्री हमारे सिलेबस में है और एमपी बोर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 किताबें हमको दी जाती हैं पढ़ने के लिए। हमारे सिलेबस में 3 किताबें हैं और जनरली इंडियन हिस्ट्री 3 भागों में विभाजित भी है, इसीलिए 3 बुक्स हमारे सिलेबस में शामिल की गई हैं। पहली हम किसी चैप्टर पर, आज हमारी पहली क्लास है तो हम किसी चैप्टर पर ना जाते हुए बात करेंगे छोटे से इंट्रोडक्शन की, जिसमें हम जानेंगे कि किस बुक में कौन सी चीज़, कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, ताकि पढ़ते समय आपके माइंड में सारा सिलेबस क्लियर हो। ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपने कभी सुनी नहीं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसलिए आज हम अपनी पहली क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का। मेरा जो पर्पज़ ये वीडियोस बनाने का है वो एक इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। मेरी पोस्टिंग थी कुछ समय पहले विलेज में, तो वहाँ मैंने देखा कि ह्यूमैनिटीज़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं और उनको सही तरीके से टीचर्स नहीं मिलते पढ़ाने के लिए। मैंने काफ़ी समय तक मैं वहाँ पर लगभग 1 साल तक रही और मैंने बच्चों को पढ़ाया। उनमें बहुत टैलेंट होता है, लेकिन मैं छोड़कर जब आई तो मुझे वाकई में लगा कि वो बच्चे शायद जो उनको वाकई में जिसके वो हकदार हैं वो चीज़ें उनको नहीं मिलती। बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और उनके रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियोस को बना रही हूँ। तो आप लोगों को एक सिंपली बस ये वीडियोस जो मेरे आएंगे उनको देखना है। आपको किसी तरह का कोई कोर्स परचेज नहीं करना है। आप वीडियोस देखिए, बुक रखकर आप सामने बैठिए, जिस तरीके से मैं आपको बताती जाऊँ उस तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए और आपका सारा कोर्स बहुत ईजीली कवर हो जाएगा। अगर आप सही तरीके से लेक्चर्स को सुनेंगे तो मैं इस बात का आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ना आपको कोई परीक्षा बोर्ड की आवश्यकता है और ना ही आपको किसी गाइड की ज़रूरत है। इन नोट्स के बेस पर आपका पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको बिल्कुल कायदे से क्लासेस को अटेंड करना रहेगा और नोट्स को नोट करना रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा क्लास इंट्रोडक्शन का है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारा इंडियन हिस्ट्री का है, वो है प्राचीन भारत। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा हमारा भाग है मध्यकालीन भारत और तीसरा भाग है आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री और आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री। तो प्राचीन भारत में हम बात करेंगे किसकी, ये मैं आपको अब बताती हूँ। प्राचीन भारत की जो शुरुआत है वो पाषाण काल से होती है, यानी कि आदि मानव काल से होती है। इस काल में किस तरीके से मनुष्य ने अपने आप को विकसित किया, कौन कौन से आविष्कार हुए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि कुछ टाइम से 2-1 साल से मैंने देखा है कि जो पहला पार्ट हमारी बुक में है लेकिन इसको सिलेबस में नहीं रखा जाता है। तो अभी 2-3 साल से जो मध्य प्रदेश में 12th क्लास का सिलेबस है वो स्टार्ट होता है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसका नाम ईट मन के है हमारे सिलेबस में। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो जब मनुष्य ने अपने आप को विकसित कर लिया तब एक सभ्यता का निर्माण उसने यहाँ पर किया और वो सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर हमारे सामने आई। बहुत विकसित सभ्यता थी, इसको नगरीय सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिली हैं जो आज के समय में भी हमारे यहाँ उनकी उस तरह की व्यवस्थाएं, नगरीय तौर पर वो व्यवस्थाएं लागू नहीं है जो यहाँ पर लागू की गई थी। मतलब टेक्निक्स के मामले में वो काफ़ी ऊपर थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो जानकारी है वो हमें यहाँ के फॉसिल से ही मिलती है। लिपि भी हमें यहाँ की मिली है, लेकिन उस लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। इसलिए इतिहासकारों ने जो भी चीज़ें वहाँ पर मिली उन चीज़ों के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को लिखने का प्रयास किया है और उसी आधार पर हम उसको पढ़ते हैं। तीसरा भाग है वैदिक सभ्यता।
वैदिक सभ्यता में हम आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर इन्होंने आक्रमण किया और भारत में एक नई सभ्यता आर्य सभ्यता का निर्माण किया। आर्य सभ्यता के बारे में यही कहा जाता है कि हमारी सभ्यता आर्य सभ्यता ही है और हम सभी के सभी आर्यों की ही संतानें हैं। इस काल में हम देखेंगे वेदों का निर्माण हुआ, वेदों की रचना हुई, उपनिषद बने, पुराण बने, तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं हिंदू संस्कृति के वो सारे इसी सभ्यता से रिलेटेड हैं। और जो संस्कृति हम आज फॉलो करते हैं हिंदू समाज में वो वैदिक सभ्यता की देन है। वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे ये कबीलों के रूप में भारत आए थे। इन्होंने छोटे छोटे कबीलों के साथ आए और यहाँ पर अलग अलग इन्होंने अपनी बसावट की। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम समय बीता और ये कबीलों ने आपस में मिलकर छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की। फिर वो छोटे राज्य बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए और साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण इन लोगों ने किया। आक्रमण शुरू हुए एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, और इस तरीके से बड़े बड़े राज्य बन गए। कुछ राज्य बहुत शक्तिशाली भी रहे, कुछ राज्य कम शक्तिशाली भी रहे। और इसी क्रम में उत्तर भारत 600 BC में 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। तो 16 महाजनपद जो उत्तर भारत में थे यानी कि राज्य, और इन 16 राज्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य जो था वो है मगध। इसीलिए प्राचीन भारत का इतिहास मगध का इतिहास के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो इस क्षेत्र की जो व्यवस्थाएं थी, यहाँ के जो संसाधन थे वो इतने अच्छे थे कि सभी राज्य यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित करना चाहते थे, सारे राजा। और इसी क्रम में मगध को सेंटर मानकर लोगों ने यहाँ राज्य किया। बड़े बड़े जो वंश थे उन वंशों के नाम मगध में हम देखते हैं, जैसे कि मौर्य वंश। मौर्य वंश अशोक यहाँ का राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक था। गुप्त वंश चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ का पहला शक्तिशाली राजा था। और एक बड़ा राजा जो यहाँ का था वो था समुद्रगुप्त, जिसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। और गुप्त वंश के बाद फिर और भी वंश आए। एक और नाम यहाँ पर आता है राजा का, कनिष्क, कुषाण वंश का शासक था। और हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश का शासक था। तो वर्धन वंश जो था ये वंश उत्तर भारत का अंतिम वंश कहा जाता है। किसके पहले? मुसलमानों के भारत पर आक्रमण होने से पहले। तो जब मुस्लिमों का भारत पर आक्रमण हुआ तो भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित हो गया। और उसके पहले ये एक प्रश्न बनता है, जनरल स्टडी में भी बनता है और इतिहास में तो बनता ही है, कि मुस्लिम आक्रमण के पहले उत्तर भारत का अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो हमारा आंसर रहता है हर्षवर्धन, क्योंकि इसके बाद ही भारत में मुस्लिम आक्रमण हो गया था और भारत में मुस्लिमों का राज्य स्थापित हो गया था। तो हम पहुंच जाते हैं इसके बाद मध्यकालीन भारत में। तो जैसे कि मैंने बोला मुस्लिम आक्रमण, 712 क्वेश्चन आता है कि भारत पर होने वाला सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने किया? तो ये आपका उसका आंसर है। 712 AD में भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ सिंध क्षेत्र में, जो भारत के पाकिस्तान में है। करने वाले थे अरब का आक्रमण के तौर पर इसको जाना जाता है। तो ये अरबी आक्रमण था। फिर इसके बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया और इस तरीके से भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली गई। मध्यकालीन भारत को भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है इसका दिल्ली सल्तनत और दूसरा भाग है मुगल। दिल्ली सल्तनत में 6 वंशों को हमें पढ़ना है। हालांकि पूरे वंश हमारे सिलेबस में पूरा का पूरा नहीं है, पर थोड़ी थोड़ी बातें सबकी हैं। भक्ति आंदोलन भी इसी में आएगा। तो दिल्ली सल्तनत में 6 वंश रहे। 6 वंशों में सबसे पहला गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी, फिर तुगलक, फिर उसके बाद सैयद और लोधी। अंतिम शासक दिल्ली सल्तनत का था इब्राहिम लोधी, जिसको परास्त किया बाबर ने, जो कि मुगल वंश से रिलेट था। और बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त करके भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अकबर का नाम तो सबने सुना ही रखा है, तो अकबर मुगल साम्राज्य से ही संबंधित था। बाबर इस वंश का संस्थापक था भारत में। बाबर के बाद
उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा औरंगजेब था। इस तरीके से पूरा मध्यकालीन भारत हम देखेंगे कि मुस्लिम्स के साम्राज्य पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि हिंदू राज्य यहाँ से खत्म ही हो गए थे पूरी तरह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो सर्वे सर्वा राज्य वाली बात आती है कि जिसकी ताकत यहाँ पर चलती थी, जिसका शासन यहाँ पर चलता था, वो मुस्लिम्स थे, जिन्होंने दिल्ली को और आगरा को अपना केंद्र बनाकर शासन किया। हालांकि दक्षिण भारत में इस समय भी हिंदू राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहे और समय समय पर सबकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहीं। राजस्थान के मेवाड़ से बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं, दिल्ली सल्तनत में भी हुई हैं और मुगलों में भी हुई हैं। तो युद्ध तो चलते रहे, लेकिन आखिरी तौर पर जो राज्य रहा, जो शक्ति रही, वो इनकी ही स्थापित रही, इसलिए उसको मुस्लिम काल के तौर पर जाना जाता है। फिर आ जाते हैं हम आधुनिक भारत में। मुगलों के शासन काल में ही अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया था। आए तो थे वो व्यापारी बनकर। जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस आया और उसने यहाँ पर कुछ कारखाने स्थापित किए। एक कारखाना उसने सूरत में स्थापित किया। तो अंग्रेज आए तो यहाँ पर थे व्यापारी बनने के लिए। अंग्रेजों के साथ में और भी बहुत सारी यूरोपीय शक्तियाँ आई थी, लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली अंग्रेज निकले। उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी, लोगों का बर्ताव देखा और ये भी देखा कि लोग आपस में ही लड़ते हैं। तो उस स्थिति का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया और अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। तो जैसे कि हम मध्यकालीन भारत में देख रहे हैं कि मुस्लिमों का शासन रहा पूरे मध्यकालीन भारत में, उसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि आधुनिक भारत अंग्रेजों का शासनकाल था, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आधुनिक भारत पूरी तरह से अंग्रेजों के शासन पर बेस्ड है। तो यहाँ हम अंग्रेजों के शासन को, उनकी नीतियों को पढ़ेंगे, उन्होंने किस तरीके के नियम कानून भारत में बनाए वो हम पढ़ेंगे, जो भी कुछ हमारे सिलेबस में दिया गया होगा। दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम। तो अंग्रेजों ने जब यहाँ पर शासन किया तो उनसे छूटने के लिए, उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कुछ स्वतंत्रता सेनानी हमारे देश में पैदा हुए, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्तर पर त्याग किए देश के लिए और अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई की और हमारा देश का स्वतंत्रता संग्राम का एक इतिहास बना, जो आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये तीनों पार्ट्स हमारे भारतीय इतिहास के हैं, जिसमें मैंने आपको एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी दिया है। हम जैसे जैसे चैप्टर्स में जाएंगे, जो जितनी ज़्यादा आवश्यकता आपको बताने की होगी उतना मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। उसके अलावा आपकी जो क्वेरीज होंगी, वीडियोस आप कमेंट्स में देंगे, उन क्वेरीज के लिए भी मैं आपको अलग से सॉल्यूशंस दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और जितना भी मेरे पास ज्ञान है उसका आप लोग भरपूर फ़ायदा उठाएं और इसी तरीके से वीडियोस पर बने रहें। थैंक यू सो मच।